नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है cpg.study पर। आज हम भारतीय संविधान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय मौलिक अधिकार को समझने जा रहे हैं। ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और राज्य की मनमानी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 की। मौलिक अधिकार परिचय। भारतीय संविधान के भाग 3 में अर्थात अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को मूल स्वतंत्रताएं और संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की शक्तियां असीमित न हो जाएं और नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। लोकतंत्र में केवल सरकार बनाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक होता है। इन्हें अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार 1215 का मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में राजा की निरंकुश शक्तियों पर नियंत्रण लगाने का प्रतीक था, उसी प्रकार मौलिक अधिकार भारत में राज्य की मनमानी शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। ये समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय की गारंटी देते हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के मूल स्तंभ होते हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, अर्थात यदि किसी नागरिक का मौलिक अधिकार उल्लंघित होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि मौलिक अधिकार केवल सैद्धांतिक प्रावधान नहीं हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति और नागरिक स्वतंत्रता की आधारशिला हैं। अब हम समझेंगे मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति और महत्व। मौलिक अधिकारों की अवधारणा अचानक नहीं आई, बल्कि इसका ऐतिहासिक विकास लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मुख्य रूप से अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है, जहां नागरिकों को राज्य के विरुद्ध कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार प्रदान किए गए थे। इसका ऐतिहासिक आधार और भी पुराना है। 1215 का मैग्ना कार्टा, जिसने पहली बार इंग्लैंड में राजा की निरंकुश शक्तियों को सीमित किया और विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को स्थापित किया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन के दौरान हुए अत्याचारों जैसे प्रेस पर नियंत्रण, मनमानी गिरफ्तारियां और भेदभावपूर्ण नीतियां को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया। स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भविष्य में किसी भी सरकार को असीमित शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य 3 बातों को सुनिश्चित करना था। पहला, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। दूसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। और तीसरा, तानाशाही या निरंकुश शासन को रोकना। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार शेष हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा और उसकी मूल संरचना का अभिन्न हिस्सा हैं। अब हम समझेंगे मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की कुछ विशेष विशेषताएं हैं जो इन्हें सामान्य अधिकारों से अलग और अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। सबसे पहली विशेषता है, ये अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, अर्थात जस्टिशिएबल हैं। यदि राज्य इनका उल्लंघन करता है तो नागरिक सीधे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत या सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। यही विशेषता इन्हें नीति निर्देशक तत्वों से अलग बनाती है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं हैं। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा या भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। लेकिन ये प्रतिबंध भी न्यायालय द्वारा परखे जाते हैं। तीसरी विशेषता, मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के व्यापक हित के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। अर्थात ये केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करते, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और जनहित को भी ध्यान में रखते हैं। चौथी बात, अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं। हालांकि कुछ अधिकार जैसे अनुच्छेद 17 और 23 निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को प्रभावित नहीं कर सकती। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती मामले में स्थापित किया था। और अंत में, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। इन सभी विशेषताओं के कारण मौलिक अधिकार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला माने जाते हैं। अब हम समझेंगे मौलिक अधिकारों के एक बेहद महत्वपूर्ण और बुनियादी प्रावधान, अनुच्छेद 12 को। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द की परिभाषा देता है। यह परिभाषा सामान्य राजनीतिक अर्थ में नहीं, बल्कि विशेष रूप से भाग 3 के लिए लागू होती है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल हैं भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत और जिला परिषद, तथा अन्य प्राधिकरण। यहाँ अन्य प्राधिकरण शब्द का दायरा बहुत व्यापक है। इसमें सरकारी कंपनियां, सार्वजनिक उपक्रम, विश्वविद्यालय, वैधानिक बोर्ड, आयोग और वे संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं जो राज्य के नियंत्रण में कार्य करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई निजी संस्था भी राज्य के नियंत्रण में या इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट के रूप में कार्य कर रही है, तो उसे भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जा सकता है। इस व्यापक परिभाषा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार या उसके नियंत्रण वाली कोई भी संस्था मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके अपनी जिम्मेदारी से बच न सके। यही कारण है कि अनुच्छेद 12 को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही लागू होते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 की, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि जो भी कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा, वह शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। अर्थात यदि कोई कानून भाग 3 में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। यही अनुच्छेद भारत में न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि वे असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकें। यहाँ कानून शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें केवल संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम ही नहीं, बल्कि अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं और यहाँ तक कि वैधानिक मान्यता प्राप्त प्रथाएं भी शामिल हैं। इसका अर्थ है कि यदि कोई सरकारी आदेश या अधिसूचना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उसे भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायिक समीक्षा की यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। प्रारंभ में यह माना गया था कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं माने जाएंगे।
लेकिन 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई संविधान संशोधन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे भी निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 13 संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है और यह स्पष्ट करता है कि संसद या राज्य विधानमंडल की शक्तियां असीमित नहीं हैं। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के पहले समूह समानता के अधिकार की, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक भावना की नींव है। बिना समानता के न तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है और न ही न्याय की स्थापना संभव है। इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हों और किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त किया जाए। समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण प्रावधान आते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 14 रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को स्थापित करता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार किया जाए। संविधान उचित वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है, बशर्ते वह तार्किक आधार पर हो और कानून के उद्देश्य से जुड़ा हो। इसी कारण संविधान सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की भी अनुमति देता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था। इस प्रकार समानता का अधिकार केवल औपचारिक समानता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने का एक प्रभावी संवैधानिक साधन है। अब हम विस्तार से समझते हैं अनुच्छेद 14 को, जो समानता के अधिकार का मूल आधार है। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अधिकार केवल नागरिकों को ही नहीं, बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अर्थात सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान हैं। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, अर्थात समान परिस्थितियों में सभी को समान व्यवहार प्राप्त होगा। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश विधिवेत्ता एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ सिद्धांत से प्रेरित है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी सामान्य न्यायालयों के अधीन हैं। वहीं कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, समानता का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाए। संविधान उचित वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। उचित वर्गीकरण के लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं। पहली, वर्गीकरण तार्किक और स्पष्ट आधार पर होना चाहिए, जिसे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कहा जाता है। दूसरी, उस वर्गीकरण का संबंध कानून के उद्देश्य से होना चाहिए, जिसे रैशनल नेक्सस कहा जाता है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधेयक यानी क्लास लेजिस्लेशन को प्रतिबंधित करता है, लेकिन उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। इसी आधार पर आरक्षण व्यवस्था को वैध माना गया है। हालांकि कुछ संवैधानिक अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है, तथा सांसदों और विधायकों को सदन में दिए गए भाषण के लिए संरक्षण मिलता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि रूल ऑफ लॉ संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अनुच्छेद 14 भारतीय लोकतंत्र में समानता और न्याय की आधारशिला है। अब हम समझेंगे अनुच्छेद 15 और 16 को, जो समानता के अधिकार को व्यावहारिक रूप देते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 15 यह राज्य को निर्देश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि किसी नागरिक को केवल इन आधारों पर सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुएं, तालाब या सड़क के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन संविधान यहाँ सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति भी देता है। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। 2019 के 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान भी जोड़ा गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की, जो लोक सेवाओं में अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद या नौकरी में नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि यहाँ भी संविधान कुछ अपवादों की अनुमति देता है, जैसे पिछड़े वर्गों एससी और सेंट के लिए आरक्षण। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 के इंदिरा साहनी मामले में वैध ठहराया। साथ ही न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा और कुल आरक्षण की 50% सीमा निर्धारित की। इस प्रकार अनुच्छेद 15 और 16 औपचारिक समानता के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करते हैं। अब हम समानता के अधिकार के अंतिम दो प्रावधानों अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 को समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता को समाप्त घोषित करता है और इसके किसी भी रूप में पालन को दंडनीय अपराध बनाता है। यह भारतीय संविधान का एक ऐतिहासिक और सामाजिक क्रांति से जुड़ा प्रावधान है। सदियों से चली आ रही जाति आधारित भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने के लिए इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया। संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि इसका अर्थ पारंपरिक जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से है, न कि सामान्य सामाजिक बहिष्कार से। इस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत अस्पृश्यता का पालन दंडनीय अपराध है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 17 केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, जो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 18 राज्य को किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान करने से रोकता है, सिवाय सैन्य और शैक्षणिक सम्मान के। औपनिवेशिक काल में दी जाने वाली उपाधियां जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, महाराजा समाप्त कर दी गईं, क्योंकि वे सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती थीं। हालांकि राष्ट्रीय सम्मान जैसे भारत रत्न या पद्म पुरस्कार को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना है, बशर्ते उन्हें नाम के आगे या पीछे उपसर्ग के रूप में उपयोग न किया जाए। इस प्रकार अनुच्छेद 17 सामाजिक समानता को स्थापित करता है और अनुच्छेद 18 लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है, ताकि किसी भी व्यक्ति को विशेष दर्जा या विशेषाधिकार प्राप्त न हो। अब हम मौलिक अधिकारों के सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण समूह स्वतंत्रता के अधिकार को समझेंगे, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है।
बिना स्वतंत्रता के न तो विचारों की अभिव्यक्ति संभव है और न ही राजनीतिक भागीदारी। अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को 6 मूल स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। ये 6 स्वतंत्रताएं हैं: वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता, और किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या उद्योग को अपनाने की स्वतंत्रता। हालांकि ये स्वतंत्रताएं पूर्णतः निरपेक्ष नहीं हैं। राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, मानहानि या न्यायालय की अवमानना के आधार पर। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जैसे पूर्वव्यापी दंड से सुरक्षा, दोहरे दंड से सुरक्षा और आत्मपराध स्वीकार करने से सुरक्षा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक रूप से व्याख्यायित करते हुए गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार घोषित किया है। अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों को सशक्त बनाता है। अब हम विस्तार से समझते हैं अनुच्छेद 19 को, जो भारतीय नागरिकों को 6 मूल स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों, मतों और भावनाओं को मौखिक, लिखित, मुद्रित, चित्र, फिल्म या किसी भी अन्य माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार है। दूसरी, शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। नागरिक सार्वजनिक स्थान पर शांति और बिना हथियार के एकत्र हो सकते हैं। तीसरी, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। नागरिक राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, सहकारी समितियां या अन्य संगठन बना सकते हैं। चौथी, भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करता है। पांचवी, भारत के किसी भी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता। कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य में स्थायी रूप से बस सकता है। छठी, किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या उद्योग को अपनाने की स्वतंत्रता। हर नागरिक अपनी पसंद का वैध पेशा या व्यवसाय चुन सकता है। हालांकि ये स्वतंत्रताएं पूर्णतः निरपेक्ष नहीं हैं। अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के तहत राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और जनहित के आधार पर। इस प्रकार अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करता है। अब हम अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आने वाली सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विस्तार से समझते हैं। यह प्रत्येक नागरिक को अपने विचार, मत, विश्वास और भावनाएं किसी भी माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार देता है, चाहे वह मौखिक हो, लिखित हो, मुद्रित हो, चित्र, फिल्म या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो। इस स्वतंत्रता में केवल अपने विचार व्यक्त करना ही शामिल नहीं है, बल्कि दूसरों के विचारों का प्रचार प्रसार करना भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, भले ही संविधान में इसका अलग से उल्लेख नहीं किया गया हो। न्यायालय ने यह भी कहा है कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूर्ण एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकती,
क्योंकि सूचना का प्रसारण भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इस अधिकार में जानने का अधिकार यानी राइट टू नो भी शामिल है, जिसके आधार पर नागरिक सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत राज्य निम्न आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है: भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के उकसाना उकसाना। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि यही नागरिकों को सरकार की आलोचना करने, विचार रखने और सार्वजनिक विमर्श में भाग लेने की शक्ति प्रदान करती है। अब हम अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाली अन्य महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं को समझते हैं: सभा, संगठन, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता। सबसे पहले अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक स्थान पर शांति और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार है। इसमें जनसभा, रैली और जुलूस शामिल हैं। लेकिन हिंसक या हथियारबंद सभा इस अधिकार के अंतर्गत संरक्षित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था और भारत की संप्रभुता के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रशासन आवश्यक होने पर सभा पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब अनुच्छेद 19(1)(c) संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। नागरिक राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, सहकारी समितियां या अन्य संगठन बना सकते हैं। इसमें संगठन बनाने और उसे जारी रखने दोनों का अधिकार शामिल है। हालांकि राज्य संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। ध्यान रहे, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। अब अनुच्छेद 19(1)(d) भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। हर नागरिक देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। और अनुच्छेद 19(1)(e) निवास और बसने की स्वतंत्रता। कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र में स्थायी रूप से बस सकता है। हालांकि राज्य जनहित या अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ क्षेत्रों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार ये स्वतंत्रताएं व्यक्ति को गतिशील जीवन जीने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करती हैं। अब हम अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत आने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता को समझते हैं: किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या उद्योग को अपनाने की स्वतंत्रता। यह प्रत्येक नागरिक को अपनी आजीविका कमाने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। कोई भी नागरिक अपनी पसंद का वैध पेशा, व्यवसाय या व्यापार चुन सकता है, चाहे वह निजी व्यवसाय हो, स्वरोजगार हो या कोई पेशेवर सेवा जैसे डॉक्टर, वकील या इंजीनियर। इस स्वतंत्रता का दायरा व्यापक है, लेकिन यह पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। अनुच्छेद 19(6) के तहत राज्य सामान्य जनहित के आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। उदाहरण के लिए, राज्य किसी पेशे के लिए न्यूनतम शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकता है। जैसे चिकित्सा या विधि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मान्यता प्राप्त डिग्री और पंजीकरण अनिवार्य है। राज्य आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यापार या उद्योग में राज्य एकाधिकार भी स्थापित कर सकता है। ऐसे मामलों में नागरिक उस क्षेत्र में निजी रूप से व्यवसाय करने का दावा नहीं कर सकते।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह स्वतंत्रता केवल वैध और नैतिक गतिविधियों तक सीमित है। मानव तस्करी, मादक पदार्थों का अवैध व्यापार या अन्य अनैतिक गतिविधियां इस अधिकार के अंतर्गत संरक्षित नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि व्यवसाय करने का अधिकार मौलिक है, लेकिन किसी विशेष स्थान या विशेष तरीके से व्यवसाय करने का अधिकार पूर्ण रूप से मौलिक नहीं है। प्रशासनिक नियमों के अनुसार इसे विनियमित किया जा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 19(1) जी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन स्थापित करता है। अब हम अनुच्छेद 20 को समझते हैं, जो आपराधिक मामलों में व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, यहाँ तक कि कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनियों को भी। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 प्रमुख सुरक्षा दी गई हैं। पहली, पूर्वव्यापी दंड से सुरक्षा, जिसे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहा जाता है। किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस समय अपराध नहीं था जब वह किया गया था। साथ ही अपराध के समय जो दंड निर्धारित था, उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। ध्यान रहे, यह संरक्षण केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है, सिविल या कर कानूनों पर नहीं। दूसरी, दोहरे दंड से सुरक्षा, यानी नो डबल जेओपार्डी। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत नेमो डेबेट बिस वेक्सारी पर आधारित है। हालांकि यह केवल न्यायालयीय कार्यवाही पर लागू होता है, विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाही पर नहीं। तीसरी, आत्मपराध स्वीकार करने से सुरक्षा, यानी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी भी आरोपी को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर लागू होता है, लेकिन उंगलियों के निशान, हस्ताक्षर नमूना या मेडिकल परीक्षण इस सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आते। इस प्रकार अनुच्छेद 20 आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है और मनमानी दंडात्मक शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करता है। अब हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक अनुच्छेद 21 को समझते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय उस प्रक्रिया के अनुसार जो कानून द्वारा स्थापित हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह अधिकार केवल नागरिकों को ही नहीं, बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त है। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1950 के गोपालन मामले में इस अनुच्छेद की संकीर्ण व्याख्या की और कहा कि यदि कोई विधि मौजूद है तो उसके अनुसार स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, चाहे वह विधि कितनी भी कठोर क्यों न हो। लेकिन 1978 के मानेका गांधी मामले में न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। न्यायालय ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। इस निर्णय के बाद अनुच्छेद 21 की व्याख्या अत्यंत व्यापक हो गई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जीवन का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी इसमें शामिल है। समय के साथ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कई अधिकारों को शामिल किया गया है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, शीघ्र सुनवाई का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार और कुछ परिस्थितियों में गरिमामय मृत्यु का अधिकार। इस प्रकार अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकारों का हृदय कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को समझते हैं, जो स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक व्यावहारिक बनाते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 21, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया।
इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह प्रावधान राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह इस आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। इस अधिकार को लागू करने के लिए संसद ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, जो गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 दो प्रकार की स्थितियों को कवर करता है। पहली, सामान्य आपराधिक कानून के तहत गिरफ्तारी। दूसरी, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। सामान्य गिरफ्तारी के मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की सूचना दी जानी चाहिए। उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है और उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अब निवारक निरोध की बात करें। यह दंड देने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में अपराध रोकने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के निरुद्ध किया जा सकता है। निरुद्ध व्यक्ति को कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए और उसे अपने बचाव का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि भारत उन कुछ लोकतांत्रिक देशों में से एक है जहां निवारक निरोध का स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान है। इस प्रकार अनुच्छेद 21 और 22 शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की, जो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा करना और समाज में व्याप्त अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करना है। सबसे पहले अनुच्छेद 23, यह मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। मानव तस्करी में महिलाओं और बच्चों की खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति के लिए शोषण तथा दास प्रथा जैसी अमानवीय गतिविधियां शामिल हैं। बेगार का अर्थ है बिना पारिश्रमिक के जबरन काम कराना। यदि किसी व्यक्ति से न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी पर जबरन कार्य कराया जाता है तो उसे भी जबरन श्रम माना जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 23 केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है। इस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन और अनैतिक तस्करी निरोध से संबंधित कानून बनाए हैं। अब अनुच्छेद 24, यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, थानों या अन्य खतरनाक उद्योगों में काम पर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका उद्देश्य बच्चों को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाना तथा उन्हें शिक्षा और स्वस्थ विकास का अवसर प्रदान करना है। बाल श्रम निषेध से संबंधित कानूनों को समय समय पर सख्त बनाया गया है ताकि बाल अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा हो सके। इस प्रकार अनुच्छेद 23 और 24 सामाजिक न्याय और मानव गरिमा की रक्षा के महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन हैं। अब हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को समझते हैं, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। सबसे पहले अनुच्छेद 25, यह प्रत्येक व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है। धर्म का प्रचार करने का अर्थ है अपने विचारों का प्रसार करना, लेकिन किसी को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना इस अधिकार में शामिल नहीं है। अब अनुच्छेद 26, यह धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, संस्थाएं स्थापित करने और संपत्ति अर्जित व संचालित करने का अधिकार देता है। यह भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन हेतु शुल्क लिया जा सकता है। और अंत में अनुच्छेद 28 पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर दी जा सकती है और किसी भी छात्र को उसकी सहमति के बिना धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए सामाजिक संतुलन बनाए रखता है। अब हम मौलिक अधिकारों के अगले समूह सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार को समझते हैं, जो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित हैं। भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। संविधान का उद्देश्य इस विविधता की रक्षा करना और प्रत्येक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना है। सबसे पहले अनुच्छेद 29 यह किसी भी वर्ग के नागरिकों को जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित रखने का अधिकार देता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी सांस्कृतिक समूह पर लागू होता है। साथ ही राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में केवल धर्म, जाति, भाषा या नस्ल के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 30 यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से सुरक्षित रख सकें। हालांकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है। राज्य शिक्षा की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम और प्रशासनिक मानकों के संबंध में उचित विनियमन कर सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 29 और 30 भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। अब हम मौलिक अधिकारों के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 32 को समझते हैं। अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सके। ये 5 प्रकार की रिट्स हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और को वारंटो। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। यह एक मौलिक अधिकार है, इसलिए न्यायालय इसे अस्वीकार नहीं कर सकता यदि मौलिक अधिकार का वास्तविक उल्लंघन हुआ है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 359 के तहत इसके प्रयोग को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 अब निलंबित नहीं किए जा सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी घोषित किया है कि अनुच्छेद 32 संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, अर्थात संसद इसे समाप्त नहीं कर सकती। इस प्रकार अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक और प्रभावी बनाता है। अब हम अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत जारी की जाने वाली 5 रिट्स को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली रिट है हैबियस कॉर्पस। इसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो न्यायालय संबंधित अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे प्रभावी सुरक्षा मानी जाती है। दूसरी रिट है मैंडेमस।
इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी या सरकारी संस्था को उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करती है। यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती। तीसरी रिट है प्रोहिबिशन। यह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। यह एक निवारक रिट है। चौथी रिट है सर्टियोरारी। यह रिट अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के आदेश को निरस्त करने या मामले को अपने पास मंगाने के लिए जारी की जाती है। यह निवारक और सुधारात्मक दोनों प्रकार की होती है। और पांचवी रिट है क्वो वारंटो। इसका अर्थ है किस अधिकार से। यह रिट किसी व्यक्ति से पूछती है कि वह किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है। यदि वह अयोग्य पाया जाता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। इन पांचों रिट्स के माध्यम से न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्राधिकरण संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर ही कार्य करे। अब हम मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधानों को समझते हैं जो अनुच्छेद 33 से 35 तक वर्णित हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 33। यह संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य संबंधित सेवाओं के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या संशोधित कर सके। इसका उद्देश्य अनुशासन, कर्तव्य पालन और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना है। उदाहरण के लिए, सशस्त्र बलों के सदस्य हड़ताल नहीं कर सकते और राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। अब अनुच्छेद 34 की बात करें। यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो उस क्षेत्र में कुछ मौलिक अधिकारों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद उस अवधि के दौरान किए गए कार्यों को वैध ठहराने के लिए कानून बना सकती है। और अंत में अनुच्छेद 35। इस अनुच्छेद के अनुसार भाग 3 के कुछ प्रावधानों से संबंधित कानून बनाने का विशेष अधिकार केवल संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं। इसका उद्देश्य पूरे देश में एकरूपता और समान नीति सुनिश्चित करना है। इस प्रकार अनुच्छेद 33 से 35 मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन और अपवादों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक ढांचा प्रस्तुत करते हैं। अब हम संपत्ति के अधिकार को समझते हैं, जो भारतीय संविधान के विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। मूल संविधान 1950 में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। यह 2 अनुच्छेदों में वर्णित था। अनुच्छेद 19(1)(f) जो संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता देता था, और अनुच्छेद 31 जो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित था। लेकिन भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन जैसे सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने में इस मौलिक अधिकार के कारण कई कानूनी बाधाएं उत्पन्न हुईं। नागरिक सरकार के भूमि अधिग्रहण निर्णयों को न्यायालय में चुनौती देने लगे। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई संविधान संशोधन किए गए। अंततः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक वैधानिक या कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 300 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल कानून के प्राधिकार द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि राज्य बिना विधिक आधार के किसी की संपत्ति नहीं ले सकता, लेकिन अब इस अधिकार के उल्लंघन पर सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाया जा सकता। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब भी संरक्षित है, लेकिन उसका संवैधानिक दर्जा मौलिक अधिकार से बदलकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। अब हम मौलिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण अपवादों को समझते हैं, जो अनुच्छेद 31(a), 31(b) और 31(c) में वर्णित हैं।
सबसे पहले अनुच्छेद 31। यह भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से संरक्षण देता है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय को लागू करना और भूमि के पुनर्वितरण जैसी नीतियों को प्रभावी बनाना था। ऐसे कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर आसानी से निरस्त नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 31B की बात करें। इसके तहत नवम अनुसूची यानी 9th शेड्यूल का प्रावधान किया गया। इस अनुसूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता था। प्रारंभ में इसमें केवल भूमि सुधार कानून शामिल थे, लेकिन बाद में अन्य प्रकार के कानून भी जोड़े गए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 के आई.आर. कोएलो मामले में स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवम अनुसूची में जोड़े गए कानून यदि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं तो वे न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। अब अनुच्छेद 31C। यह कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 से संरक्षण प्रदान करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने इस संरक्षण को सभी नीति निर्देशक तत्वों तक विस्तारित करने का प्रयास किया था, लेकिन 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विस्तार को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान की मूल संरचना है। इस प्रकार अनुच्छेद 31, 31B और 31C सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब हम मौलिक अधिकारों के समग्र मूल्यांकन की बात करते हैं, उनकी आलोचना और महत्व दोनों को समझते हैं। सबसे पहले आलोचना। कुछ विद्वानों का मत है कि मौलिक अधिकारों पर अत्यधिक उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे ये पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते। विशेषकर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंधों को कई बार व्यापक माना जाता है। दूसरी आलोचना यह है कि प्रारंभ में संविधान ने अधिकारों पर अधिक जोर दिया, जबकि कर्तव्यों को बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तीसरी बात न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर भी बहस रही है। कुछ लोगों का मानना है कि न्यायपालिका ने नीति निर्माण के क्षेत्र में अधिक हस्तक्षेप किया है। इसके अतिरिक्त नवम अनुसूची में अत्यधिक कानून जोड़ने की प्रवृत्ति को भी आलोचना का विषय बनाया गया, क्योंकि इससे न्यायिक समीक्षा सीमित होती प्रतीत हुई। अब बात करते हैं महत्व की। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करते हैं और तानाशाही की संभावना को कम करते हैं। ये विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित करते हैं और सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान दर्जा प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर की गई विस्तृत व्याख्या, विशेषकर अनुच्छेद 21 के संदर्भ में, मौलिक अधिकारों को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाती रही है। इस प्रकार मौलिक अधिकार केवल संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। अब हम पूरे अध्याय का त्वरित पुनरावलोकन करते हैं ताकि मुख्य बिंदु एक बार फिर स्पष्ट हो जाएं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की संवैधानिक गारंटी देना है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है और अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था स्थापित करता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है।
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक 6 स्वतंत्रताएं अपराधों के संबंध में संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 को सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक रूप से व्याख्यायित किया है और इसे गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार माना गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाते हैं। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक विविधता की रक्षा करती है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 भाषा और संस्कृति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। और अंत में अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। इस प्रकार मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को विस्तार से समझा, उनकी उत्पत्ति, विशेषताएं, अनुच्छेदों का विश्लेषण, महत्वपूर्ण संशोधन और प्रमुख न्यायालयीन निर्णय। मौलिक अधिकार केवल परीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की संवैधानिक सुरक्षा हैं। इन्हीं अधिकारों के कारण भारत एक सशक्त और जीवंत लोकतंत्र बना हुआ है, जहां नागरिक न केवल सरकार चुनते हैं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उसे चुनौती भी दे सकते हैं। यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे केवल रटें नहीं, बल्कि अवधारणा के स्तर पर समझें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे शेयर करें और ऐसे ही गहन व परीक्षा उन्मुख कंटेंट के लिए जुड़े रहें cpg.study के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूपीएससी की गहराई से तैयारी के लिए cpg.study को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।